श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की खूब बातें होती रहती हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए इनका जो संघर्ष है उस पर बात करते हैं। और आप देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी के भारतीय नागरिकता आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जो वर्ष 1984 से भारत में रह रहा। यह निर्देश भारतीय कानून के तहत श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के अधिकारों पर जोर देता है। और एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी जिसका जन्म 1975 में श्रीलंका में हुआ था और जातीय संघर्ष के कारण 1984 में भारत आ गया, उस व्यक्ति ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत वर्ष 2020 में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भारत में 40 वर्षों से अधिक समय तक निवास करने के बावजूद वह व्यक्ति कानूनी मान्यता की उम्मीद में नागरिकता से वंचित रह जाता है। और इस मान्यता से अन्य दीर्घकालिक शरणार्थी, विशेषकर श्रीलंका में जातीय संघर्ष के दौरान पलायन करने वाले शरणार्थियों को नागरिकता मिलने में तेजी आ सकती है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका भी के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्थिति क्या है, उस पर बात करेंगे, जानेंगे हम लोग। भारत में शरणार्थी, उस पर भी बात करेंगे हम लोग और देखेंगे आखिर भारत में आप देखते हैं कि शरणार्थियों के सामने क्या चुनौतियां हैं, शरणार्थियों के प्रबंधन में भारत की चुनौतियां क्या हैं, उन्हें भी देखेंगे। नागरिकताहीन व्यक्तियों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, उन पर भी बात करेंगे। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आखिर क्या है, उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। नागरिकता के बारे में बात करेंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी हो गई। वनडे एग्जाम की भी एग्जाम होते रहते हैं ना। तो बात आती है श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्थिति क्या है। तो भारतीय मूल के तमिलों को औपचारिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा बागानों में कार्य करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों के रूप में श्रीलंका लाया गया था। सामाजिक अलगाव, इन तमिलों को श्रीलंका के राजनीतिक और नागरिक जीवन से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया था तथा उन्हें सिंगली श्रीलंका के लोग और मूल तमिल समुदाय दोनों से हाशिए पर रखा गया था। 1948 के बाद से संघर्ष, श्रीलंका की स्वतंत्रता 1948 के बाद बढ़ते सिंगली राष्ट्रवाद ने भारतीय मूल के तमिलों को और अधिक वंचित कर दिया। उन्हें नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया, राज्य विहीन कर दिया गया। किसी व्यक्ति को किसी भी देश द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। द्विपक्षीय समझौते की बात करें तो श्री माओ शास्त्री समझौता 1964, श्री माओ इंदिरा गांधी समझौता 1974 रेखांकित किया गया था कि 6 लाख तक भारतीय मूल के तमिलों और उनके वंशजों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन श्रीलंकाई गृह युद्ध सहित विभिन्न कारकों के कारण यह प्रक्रिया रुक गई। CA 2003, तो वर्ष 1982 से पहले भारत लौटने वाले भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन वर्ष 1983 के बाद आने वालों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अवैध प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी जो वर्ष 1983 से 2009 तक अलगाववादी तमिल शक्तियों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और श्रीलंकाई सरकार के बीच लड़े गए गृह युद्ध से बचकर आए थे, दशकों से भारत में रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। औपचारिक शरणार्थी कानून के अभाव के कारण शरणार्थियों को कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है तथा उनके पास नागरिकता या फिर स्थायी दर्जा पाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता है। न्यायालय के निर्णय, तो पी उलगानाथन बनाम भारत सरकार 2019 में मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि शरणार्थियों का बहिष्कार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और जिससे इस मामले का तत्काल समाधान किया जाना आवश्यक है। रामी एस भारत बनाम संघ 2022 मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता देने के लिए मानवीय दृष्टिकोण का आह्वान किया था, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए नागरिकता की शर्तों को आसान बनाता है। ये आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, ये आप देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। और पीओके वाला जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, उस हिस्से की सीमा हमारी अफगानिस्तान से है, लेकिन वो हमारा ही हिस्सा है। बात आती है भारत में शरणार्थी।
शरणार्थी वे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन सुरक्षा या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरों के कारण अपना देश छोड़ देते हैं, जिन्हें उत्पीड़न, सशक्त संघर्ष, हिंसा या सार्वजनिक शांति से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता है। भारत में शरणार्थियों को आश्रय देने का इतिहास। भारत ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न शरणार्थी समूहों को आश्रय दिया, और जिनमें चीनी कब्जे से भागे तिब्बती 1971 की युद्ध के बाद कि बांग्लादेशी शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल और रोहिंग्या शरणार्थी, म्यांमार शामिल है। इसमें म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है। ये लद्दाख, ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। अब बात आती है शरणार्थियों के प्रबंधन में भारत की चुनौतियां क्या है। विधिक ढांचे का अभाव। भारत 1951 के शरणार्थी अभी समय का हस्ताक्षर करता नहीं है, और जिसके कारण शरणार्थियों की कोई स्पष्ट विधिक परिभाषा नहीं है, और जिससे आर्थिक प्रवासियों और वास्तविक शरणार्थियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय विधि के अंतर्गत किसी भी अवैध अप्रवासी को शरणार्थी की मान्यता नहीं दी जाती, तथा शरणार्थियों से संप्रभुता को खतरा तथा संभावित सुरक्षा जोखिम के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। सरहद सीमाएं। तो भारत की सरहद छिद्रिल सीमाओं के कारण शरणार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, और जिसके कारण विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का आगमन बढ़ जाता है, और तथा स्थानीय संसाधनों, बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीमित संसाधन। तो भारत के सीमित संसाधन और बुनियादी ढांचे के कारण शरणार्थियों की सहायता करने, उन्हें एकीकृत करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, और जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार जैसे बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मैं कहता हूं। अब बात आती है नागरिकताहीन व्यक्तियों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये भी जान लीजिए। तो मूल अधिकारों का अभाव। तो नागरिकताहीन व्यक्तियों को पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, क्योंकि वे मान्यता प्राप्त नागरिक नहीं होते हैं। सीमित अधिक संरक्षण। विधिक मान्यता के बिना नागरिकताहीन शरणार्थी शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जिसमें आप देखिए बलात्कार, मानव तस्करी, अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल होते हैं, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय और विधिक मान्यता द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का अभाव होता है। आर्थिक बहिष्कार। तो ये बेपर्याप्त विधिक रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, बैंक खाते नहीं खोल पाते हैं, या सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण आर्थिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक हाशियाकरण। नागरिकताहीन व्यक्तियों को राज्य प्राधिकारियों और समाज दोनों से सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अलगाव और एकीकरण की कमी होती है। अंतरपीढ़ीगत प्रभाव। नागरिकताहीनता पीढ़ियों तक जारी रह सकती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए वंचना और आप देखिए अधिकारहीनता का चक्र चलता रहता है। नागरिकताहीन बच्चों को संपत्ति, विरासत, माता पिता के समर्थन और विधिक सुरक्षा की कमी को हो सकती है। यह अनिश्चितता, चिंता और आप देखते हैं कि अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। भारत के नागरिकता कानून में जस सोली और जस सैंग्विनियस दोनों सिद्धांतों को शामिल किया गया, और जिससे ढांचे में जन्मसिद्ध अधिकार, वंशानुक्रम के बीच संतुलन स्थापित होता है। जस सूली के अंतर्गत जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि जस संगो या आप देखिए सैंग्विनियस के अंतर्गत रक्त संबंध द्वारा नागरिकता दी जाती है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है। अगर हम जन्म के द्वारा करें तो भारत में आप देखिए 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। 1 जुलाई 1987 और 2 फरवरी 2004 के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते उसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक देश का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 हो या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश के नागरिक है, बशर्ते उसके माता पिता दोनों भारतीय हों, या फिर जन्म के समय कम से कम एक माता या फिर पिता भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। पंजीकरण द्वारा। कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि ये भारत में कम से कम 7 साल का निवास होना, धारा 5(1) ए में कहा गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्यतः निवासी। भारतीय नागरिकता के जीवन साथी जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से 7 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। वंशानुक्रम द्वारा। या आप देखिए 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा नागरिक या उसके पिता जन्म से भारतीय नागरिक थे।
और जिनका जन्म 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनके माता पिता में से कोई एक जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता को यह घोषित करना होगा कि बच्चे के पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है तथा जन्म को 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। प्राक्तीकरण द्वारा तो भारत में 12 वर्ष का निवास आवश्यक है तथा नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में उल्लिखित सभी योग्यताएं पूरी करनी होंगी। क्या करनी होंगी? योग्यताएं पूरी करनी होंगी। बाकी आप लोग बता सकते हैं भैया क्या सोचते हैं आप लोग। और जो आपका 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, CA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए कुछ अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। CA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति शामिल हैं। 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया हो। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3(2)(c) के अंतर्गत या विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के प्रावधानों या फिर आप देखिए उनके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के आवेदन से छूट प्राप्त व्यक्ति शामिल है। ये कानून भारत में अवैध प्रवेश और निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने पर दंड का प्रावधान भी करते हैं। देखिए, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के सदस्य के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करता है और जिसके लिए प्रदत्त अधिकार एवं विशेषाधिकार और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान परिभाषित करता है कि कौन इन अधिकारों का धारक है। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित है, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 पर कौन नागरिक बने। अनुच्छेद अगर 5 को अगर आप लोग पढ़ें तो क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। देख रहे हो आप लोग? चलिए आप लोग बताइए, कोई आप लोगों के सुझाव हो, मेरे लिए सुझाव सवाल हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। समझ रहे हो आप लोग? धन्यवाद।